बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज जुमे का दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। खुसूसी तौर पर आप जब भी जुमे की नमाज़ का एहतमाम करें तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला के हुजूर दुआ ज़रूर कीजिए जो हालात हैं ये कुछ बेहतर हो जाएं, क्योंकि जो मैं अभी आपके साथ फिगर्स शेयर करने वाली हूँ वो तो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक हैं, अलार्मिंग हैं और खौफ जो है बढ़ता चला जा रहा है। तीसरी लहर की कोरोना की मैं बात कर रही हूँ जिसमें अब शिद्दत आती जा रही है और 24 घंटे के जो हमारे पास फिगर्स हैं उसके मुताबिक 1708 केसेस जो हैं वो नए मरीजों के रिपोर्ट हुए हैं और एक ही रोज़ में एक बार फिर से 30 अमवात रिपोर्ट हुई हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। कोरोना वायरस के 697 मरीज़ अस्पतालों में दाखिल हैं, 172 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और ये 172 मरीज़ जो हैं वेंटिलेटर पर जो हैं इनको शिफ्ट किया गया है। कोरोना की हालिया लहर बच्चों को भी मुतासर कर रही है। ये इंतहाई खौफनाक चीज़ है क्योंकि इससे पहले कोरोना की दोनों लहरों में हमने ये देखा कि बच्चों को मुतासर उस तरह से नहीं कर रही थी। अब बच्चों में इसके सिम्टम्स भी सामने आना शुरू हो गए हैं और शहर लाहौर की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो 18 बच्चे जो हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से मुतासर जो हैं उनको एडमिट किया गया है, उनका इलाज मुआलजा जारी है। तो प्लीज़ एहतियात कीजिए क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं कोताही बरत देते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हैं। इस पर हम रिएक्शन भी देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो कार्रवाइयाँ भी कर रही है, कमिश्नर साहब भी फील्ड में जाते हैं, मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। बावजूद इसके जब तक हम ये तहैया नहीं कर लेंगे, हम ये अज़्म नहीं कर लेंगे कि हमने कोरोना से निमटना है, हमने इसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करना है, तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इनको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं मौसम कैसा रहेगा। खैर, मौसम के तेवर जो हैं वो तो शिद्दत की तरफ जाते जा रहे हैं, यानी गर्मी की शिद्दत में हम टाइम टू टाइम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। टेम्परेचर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कि सारा दिन शहर का टेम्परेचर कैसा रहेगा। आगाज़ कर लेते हैं, इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है। सुबह 10 बजे 24 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद आ जाएँ 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। वेदर होगा सनी, टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। 3 बजे मौसम कैसा रहेगा जी, टेम्परेचर बढ़ रहा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड 3 बजे दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद आ जाए 6 बजे मौसम कैसा रहेगा। 6 बजे होगा जी टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड। रात 9 बजे का मौसम वेदर होगा क्लियर और टेम्परेचर होगा जी 19 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रात 9 बजे का मौसम है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये तो है आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर की सूरत हाल आपके साथ शेयर कर दी हमने। आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं शहर की सूरत हाल पर। लीड स्टोरी आज क्या है जी, कोरोना कयामत ढाता रहा। डिप्टी सेक्रेटरी कानून, वज़ीर आला के प्रोटोकॉल ऑफिसर समेत 30 अफराद जान बहक हो गए। शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत, तलब 7 गुना बढ़ गई। शुगर सट्टा माफिया केस में यहाँ पेशरफ 3 शुगर ब्रोकर ने FIA को बयान रिकॉर्ड करा दिया और खजाने पर बोझ बढ़ने का खदशा, ब्यूरोक्रेसी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे में रुकावट बनी। सो नाज़रीन, ये हैं हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इन्हीं खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अना ठीक ठाक। इरफान, आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और हालात हमारे सामने हैं जो कि कंट्रोल से बाहर होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हमें हालात तो ज़रूर डिस्कस करूँगी, ये जो रियलिटी है, फिगर्स हमने लोगों के साथ शेयर करें। इस तरह आप पूरा दिन फील्ड में होते हैं, लोगों के रवैये कैसे देखते हैं? अना, अगर रवैयों की बात करें तो हमें जिन इलाकों के अंदर इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, जहाँ पे FIRs की जा रही हैं, चालान किए जा रहे हैं, उन इलाकों पे तो हमें कुछ कंट्रोल इन्वायरमेंट नज़र आता है कि लोगों ने मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें डर है। उन्हें कोरोना से डर नहीं है, उन्हें डर है तो FIR का डर है, उन्हें डर है तो चालान का डर है। लेकिन आप ऐसे इलाकों में चले जाएँ, जैसे आप सब्जी मंडी में चले जाएँ, जैसे आप किसी और मार्केट जहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं, उस मार्केट में आप जाके देखें तो वहाँ पे आपको हालात जो है वो इंतहाई अफसोसनाक नज़र आते हैं। अब मैं आप जो फिगर जो है जिनका पॉइंट आउट कर रही थी, इसमें अगर मैं ट्रैफिक की वायलेशन के जो चालान की उसकी फिगर आपको बताऊं तो 23,000 लोगों के चालान सिर्फ इस वजह से कर दिए गए
कि उन्होंने कोरोना SOPs को फॉलो नहीं किया था। अच्छा। उसके बावजूद अब देखिए ये 3 दिन हुए, 4 दिन के अंदर ये 23,000 चालान हो गया। इसका मतलब है 23,000 लोग शहर के अंदर वायलेशन कर रहे हैं। और ये तो वो लोग हैं जिनके चालान किए गए, जो लोग इन कानून की नज़रों से ओझल हैं या कानून के साथ मिली भगत करके वो कारोबार कर रहे हैं या वायलेशन कर रहे हैं, उन लोगों की तादाद जो है वो लाखों में है। और ऐसे लोगों की वजह से कोरोना रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है। रोज़ आप बताते हैं कि इतने मरीज जो है हॉस्पिटल में हैं, इतने लोगों की हलाकत हो गई है। कल जो ये अफसोसनाक जो वाक़यात हैं, देखिए इसमें सेक्रेटरी कानून जो हैं उनके वज़ीर आला के प्रोटोकॉल ऑफिसर ये फौत हो गए। इसके साथ साथ 30 मजीद जानें जो हैं वो चली गई। और इस खबर में सबसे जो खौफनाक चीज़ है वो ये है कि 172 लोग इंतहाई तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास एक जो वसाइल पूरे नहीं है, और लोग जो हैं वो धड़ाधड़ जो है वायलेशन करते जा रहे हैं। और लोगों से जैसे भी हम बात करते हैं ऐसे लोगों से जो वो तो कहते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं, कोरोना हमें नज़र ही नहीं आ रहा। भाई आपको नज़र नहीं आ रहा, लोग जिनके मर रहे हैं, जिनके प्यारे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उन लोगों से पूछे जाके कि क्या सूरत हाल है। और इसी खबर के मुताबिक अगर 18 बच्चे जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोरोना का शिकार हैं, तो ये भी एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ और खौफनाक चीज़ है। खौफ तारी कर रही हैं, ना तो बच्चे इससे महफूज हैं, ना तो वज़रा इससे महफूज हैं। मतलब आप कह सकते हैं ना कि अच्छा जो लोग केयर कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं किसी और की कोताही की वजह से किसी जगह के ऊपर कोई ऐसी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आप कोरोना का शिकार होते हैं। जैसे हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से भी देखें, कुछ दिन पहले ये बताया गया कि वो बहुत केयर कर रहे थे, मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस सारा कर रहे थे। लेकिन उनकी तरफ से ये बताया गया कि जब सेनेट का इलेक्शन था उसमें उन्हें जो है वो लगा के किसी जगह के ऊपर वो कोई मिस्टेक हुई जिसकी वजह से वो कोरोना का शिकार हुए। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए खुदारा लोग जो है इसको संजीदा लें। अभी तक हम इसके ऊपर संजीदगी जाहिर ही नहीं कर सके, और इसकी बड़ी वजह जो है वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की अपनी नाअहली है। क्योंकि आप देखें, कई आपने देखे कि वज़रा की तरफ से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है तो उसमें मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उसमें हम अगर कोई बड़े ऑफिसर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं या उनकी कोई एक्टिविटी देखते हैं जो उन्होंने उसकी फुटेज बनवा के मीडिया के ऊपर एयर करनी है, तो उसमें वो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। जब ऐसी सूरत हाल देखेंगे तो आम आदमी तो ये सोचने पे मजबूर होगा, जिसको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो ये सोचने पे मजबूर होगा कि हो सकता है ये सिर्फ अवाम जो है अवाम को पागल बनाने के लिए या कोई ड्रामा करने के लिए ये कोरोना का जो है वो फिगर्स बताए जा रहे हैं। अगर होता तो इतने इतने बड़े ऑफिसर, इतने इतने बड़े वज़रा जो है वो इस तरह मास्क लगा के क्यों ना बैठते। अच्छा इरफान, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रही हूँ, पुलिस भी ये ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, लोगों को रोका जा रहा है, और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना उनसे पूछा, मैंने बहुत सारे पुलिस एहलकार भी ऐसे देखे हैं, वो जो खुद ड्यूटी पर मामूर है उन्होंने मास्क नहीं पहने। अब पुलिस को क्या इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि किस तरह से उन्होंने आवाम को SOPs का पाबंद बनाना है, और फिर अपने पुलिस एहलकार जो इस चीज़ पर अमल दरामद नहीं कर रहे, क्या उनको कोई पूछने वाला नहीं है? ना देखिए, यहाँ पे मसाइल ही यहाँ पे पैदा होते हैं कि जिन लोगों ने SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना है, जब वो जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे जो वो किस तरह लोगों को मजबूर कर सकेंगे कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। अब IG पंजाब की हमने 2 रोज़ पहले जो उन्होंने बैजेस लगाए या एक मीटिंग कॉल की थी, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। अब जब IG पंजाब जो मास्क नहीं लगाएगा तो आप समझते हैं कि कोई कांस्टेबल जो है जिसको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो किस तरह करेगा? वो कहेगा जब मेरा IG जो है वो मास्क नहीं लगा रहा तो मैं क्यों लगाऊं? इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए खुदारा तमाम लोग जो है इसको संजीदगी से जब तक नहीं लेंगे, इसको ये नहीं कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो आपके प्यारों को लग सकती है, आपके बड़ों को लग सकती है, बच्चों को डिस्टर्ब कर सकती है, तब तक ये मामला जो है वो आपको अभी जो हमारे पास खबर की डिटेल्स हैं इसके मुताबिक ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई ऐसा इदारा, लेस्को में केसेस निकल रहे हैं। मियां असलम इकबाल की अहलिया उनकी अहलिया जो है PKLI में शिफ्ट हो चुकी हैं। उनकी हालत इतनी संजीदा है, सीरियस हालत है कि उनको PKLI में शिफ्ट करना पड़ा। जब ऐसी सूरत हाल होंगे तो आप देखें कि लोग जिनके प्यार, वो हम बात वही कर रहे हैं, जो लोग मानते नहीं थे, जब उनके प्यारों को कोरोना हुआ, जब उनके प्यारे इस दुनिया से गए, फिर उनको यकीन होना, फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये कोरोना एक खौफनाक बीमारी है। लेकिन जो लोग इस बीमारी से खुदा की तरफ से अगर वो महफूज रहे तो खुदारा उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ये खुदा की रहमत थी आपके ऊपर कि आप बचे रहे। जितनी आप इससे एहतियात करेंगे उतना बचे रहेंगे। ये नहीं है कि आप एहतियात ना करें और आप कहें कि हम बचे रहें। जिस तरह ये वायरस अब स्पीडी फैल रहा है, देखिए पहली वेव के अंदर जो है आपको बच्चे मुतासिर होते हुए इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए, दूसरी वेव के अंदर भी आपको इतनी
बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हुए नजर आए। लेकिन तीसरी वेव में आपको बच्चे, बूढ़े और उसके साथ साथ पूरा पूरा ख़ानदान, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों को अगर कोरोना वायरस हुआ तो उनकी पूरी पूरी फैमिली जो है, उस घर के अंदर कोई 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, वो तमाम के तमाम जो लोग हैं वो इसका शिकार हुए। और ये काफ़ी एक खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है। इसके ऊपर लोगों को खुद जो है संजीदगी, बिल्कुल ऐसे है, लोगों को संजीदगी इख्तियार करनी है, एहतियात करनी है। इसके अलावा एक तरफ तो ये कोरोना की मैं कहूँगी कि क़यामत ख़ेज़ जो वार हैं वो जारी हैं, तो दूसरी तरफ एक ब्लेसिंग की सूरत में एक चीज़ को जो मज़ीद बढ़ाया जा रहा है वो है वैक्सीन। और वज़ीर आला साहब ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने कल आज़ादी चौक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है और 1.5 अरब से कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकें खरीदेंगे। वज़ीर आला साहब का ये कहना है। ये मेरे ख्याल से अब अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर लोगों को मोटिवेशन जो है इसमें लोगों के लिए लेकर आनी चाहिए कि कम से कम वैक्सीनेशन करा लें। क्योंकि हमारे अपने शो में जो भी डॉक्टर्स आते हैं जो कि वैक्सीनेशन के मुतल्लिक बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं खुदा ना खास्ता अगर आपको वैक्सीनेशन कराने के बाद भी कोविड हो जाता है तो आप इस तरह से सीरियस हालत में नहीं जा सकते कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट होना पड़ रहा है, उनको ऑक्सीजन के बगैर जो है वो गुजारा नहीं, कम से कम आप इससे महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल। और देखें, ये कोई वैक्सीन जो है किसी आम स्टोर के ऊपर तो नहीं बनाई गई। ये WHO ने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, इस पे बहुत से ममालिक ने इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद, टेस्ट ट्रायल करने के बाद ये वैक्सीन जो है वो अगर लाई गई है तो इसको खुदारा लोग अवेल करें। कई ऐसे लोग जो हैं जिनसे, कई ऑफिसर्स ऐसे थे, मैं आपको बताऊं, मैंने उनसे जब पूछा कि आपने अपने पेरेंट्स को जो वैक्सीन करवाई तो उनका ये कहना था कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इस बात के ऊपर अभी एग्री नहीं हो रहे कि हम ये वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। ऐसी सूरत हाल है। क्योंकि आप जब हम देखते हैं कि अगर वज़ीर आज़म को जो वैक्सीन लगी तो उसके कुछ दिन बाद उनको कोरोना, उन्होंने बता दिया कि उनको कोरोना हुआ। इसी तरह हम कई ऐसे और लोगों को देखते हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि उनको अगर वैक्सीन लगी तो कुछ दिन बाद। लेकिन बात आपकी वो ठीक है कि डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वैक्सीन अगर लगी तो उसमें अगर कोरोना होता है तो आप परेशान हो। कोरोना अगर होता है तो वो आपको बहुत ही लो स्टेज के ऊपर होगा। उसमें जो सीरियस जो चीजें होंगी कि आप वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, आप इससे महफूज रहेंगे। और खुदारा लोग जो हैं इसको अवेल करें। और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कल जो नया एक ज़िले इंतज़ामिया ने एक वो वैक्सीन सेंटर बनाया है, वो बड़ा ज़बरदस्त, एक एक्सपो का सेंटर हमारा बड़ा ज़बरदस्त था। उसके बाद अब ये आज़ादी चौक पे एक बना दिया गया। इस सेंटर में भी कल वज़ीर आला ने जब विज़िट किया तो उसमें एक नई चीज़ उन्होंने जो ऐड की, उन्होंने कहा कि जो एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करेंगे, जो पेशेंट, जो लागर पेशेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, घरों में से वो आ नहीं सकते, उनको अगर कॉल की जाएगी एम्बुलेंस सर्विस को तो वो उनको वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं कि हुकूमत की तरफ से जहाँ पे ये इनिशिएटिव आप लोगों की सेहत के लिए लिए जा रहे हैं, तो इसमें आपका ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए हैं, आपकी हिफाजत के लिए हैं। हालात तो इस तरह के हैं कि एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है। इस खबर को हम वाइंड अप करेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ SOPs पर अमल दरामद करना है और कोशिश ये करनी है कि आप रश वाली जगह पर जाने से गुरेज करें ताकि आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी महफूज रह सके। ब्रेक के बाद जो हमने खबर डिस्कस करनी है वो ये है जी, शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत और तलब 7 गुना बढ़ गई है। रेट में 4000 रुपए का इजाफा हो गया है। मैं बार बार कहती हूँ कि पता नहीं अब क्या होता जा रहा है, लोगों के ज़मीर जो है वो शायद मरते चले जा रहे हैं कि जिस चीज़ का इस्तेमाल आप देख रहे हैं ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर भी रेट बढ़ा दिए गए। ब्रेक से वापस आके इसको डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और आज की लीड स्टोरी जो है डेली सिटी 42 की हम वो डिस्कस करने वाले हैं। खबर ये है जी, शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है और तलब 7 गुना मजीद बढ़ गई है। रेट में 4000 रुपए का इजाफा। 10 लीटर गुंजाइश का हामिल सिलेंडर मार्केट में 8 के बजाय 12000 रुपए में फरोख्त होने लगा है। अंदाजा कीजिए आप, ये क्या माफिया कर रहा है? बिल्कुल, इसमें देखें ये माफिया तो कर रहा है इसमें, लेकिन इसमें जो चेक एंड बैलेंस है जिन लोगों का, उन लोगों का काम है कि जो चीज़ आप मार्केट में एक आम फैसिलिटी ये मौजूद थी और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के लिए लेना कोई इशू था। ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा इजी मिल रहा था और लोग इसको अवेल कर रहे थे। मुख्तलिफ अदवार के अंदर इसका इस्तेमाल होता रहा और अब अगर क्योंकि इसकी किल्लत जो है वो पैदा होती जा रही है और इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से जो मुनाफा खोर जो है, जो माफिया है, जो जिन लोगों को इन चीज़ों से डर नहीं लगता कि वो
कारोबार तो करके 4 पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन वो अपने रब को क्या जवाब देंगे कि बिल्कुल। एक शख्स जिसके फेफड़े काम नहीं कर रहे, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है और मुझे उसकी ये नहीं समझ मजबूरी आती का इरफान, हम ये नहीं समझते ये सब कुछ करते हुए कि आज खुदा ना खास्ता किसी और पर वक्त है, आपको चंद लम्हात का नहीं पता कि किस तरह से आपको वायरस मुतासर कर रहा है और आप उस सिचुएशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। और देखें, किसी की मजबूरी के साथ उसका फ़ायदा उठाना कि एक शख्स मर रहा हो, उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन उसकी डिमांड है, उसको ऑक्सीजन जो है जो 8,000 रुपये का 10 kg का सिलेंडर जो था वो अब आप उसको 12,000 रुपये में दे रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ होता कि ये है कि मसनूई तौर पे किल्लत पैदा कर दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाफर मिकदार में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है मार्केट में होते थे, इसके लोग जो है इसका इस्तेमाल करते थे, और अब ये सिलेंडर जो है इनको आप देखिएगा कुछ अर्से बाद ये गायब हो जाएंगे, ये आपको मार्केट में नज़र नहीं आएंगे। जिन लोगों ने ये फिर देने हैं उसके बाद ये होगा कि ये जो अब 12,000 का मिल रहा है इसको 20,000 पे ले जाएंगे। और हमारे वो इदारे लेने जाएं, बहुत सारे आपको मेडिकल स्टोर्स पे ये कहा जा रहा है कि ये मास्क भी आपको आगे नहीं मिलने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है हालात जैसे पैदा, ये देखें ना, यही चीज़ें हैं कि आपने यहाँ पे अपनी जो स्टेट ने अपनी रेट कायम करनी होती है। किसी जगह के ऊपर अगर मुनाफाखोरी हो रही है, किसी जगह के ऊपर अगर स्टॉक को जो है वो रखा जा रहा है, तो उसका चेक एंड बैलेंस स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट इन लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दे, स्टेट इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ करे कि इन लोगों को जरूरत ना हो दोबारा ऐसे करने की। अब होता क्या है, हमने मास्क की बात जब देखा कि मास्क जो आपका N95 आपको 1200-1200 रुपये में मिलता नजर आया, अब वो मास्क जो है वो आपको 200-250 रुपये में भी अवेलेबल मिल रहे हैं, 2 से 3 पैक उसके ना। लेकिन जब ये मास्क महंगे हो रहे थे तब आपने क्या किया हुकूमत की तरफ से? तब तो ये बहुत कहा गया कि हम अपनी मास्क की इंडस्ट्री बना रहे हैं, हम N95 यहाँ पे तैयार करेंगे। ठीक है, आपने करने शुरू किए होंगे, लेकिन उसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। ये ना हो कि उसका फ़ायदा जो है वो ब्रोकर्स ले लें, उसका फ़ायदा मुझे वो सिर्फ ये बता दें इरफान, इस चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों में जहाँ पर जिस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, जाके चेक एंड बैलेंस रखें? जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है और किसी की भी नहीं है कि आपने जिस जगह के ऊपर भी, इसमें देखें ड्रैप का भी अमल दखल है, बिल्कुल। ड्रैप का भी काम है कि अगर किसी की जगह के ऊपर इसकी चीज़ें की कीमत बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ड्रैप की जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों की अगर जो भी अद्वियात है, जो भी जान बचाने वाली चीज़ें हैं, उनकी अगर कीमत बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करना ड्रैप की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि ड्रैप जो है वो शायद ड्रैप तो अपना काम नहीं ठीक तरह से कर पा रहा, तिबी आलात की जो खरीदारी है उसमें ताखीर का अमल जो है, आप अंदाजा करें कि अस्पतालों में डॉक्टर मुतासर होते चले जा रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए सामान की किल्लत। अभी देखिए, हम कुछ दिन पहले ये खबर 110 डॉक्टर्स, ये कितनी अफसोसनाक चीज़ है कि जिन लोगों ने फ्रंट फुट सोल्जर जो हैं, जिन लोगों ने कोरोना पेशेंट के साथ जो है उन्होंने डील करना है, उनको बचाना है, जब वो खुद सेफ नहीं है, जब उनके पास ना हिफाजती इकदाम उनके सामान है, ना उनको कोई आप इस तरह के कोई इकदाम उनके लिए कर रहे हैं कि वो अपने आप को बेहतर फील करें, तो इस तरह सूरत हाल किस तरह जो है कंट्रोल की जा सकेगी? जब डॉक्टर जो बीमार हो रहे हैं, अब ये डॉक्टर देखिए रोज ब रोज इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, 110 एक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, अंदाजा करें ये उनका इफेक्ट होना ये बहुत खौफनाक चीज़ है। लेकिन ना तो हमारी आवाम जो है इसके ऊपर जो कुछ कर रही है, सोच रही है कि वाकई यार ये बहुत संजीदा मामला चल रहा है, और ना हमारी हुकूमत सोच रही है कि इसके ऊपर हमने कुछ करना है। अब अगर इस मौके के ऊपर भी आपने डॉक्टर्स को कम से कम, सिर्फ मैं बात ये कर रहा हूँ कि सिर्फ डॉक्टर्स को आपके कम से कम फ्रंट लाइन पे मौजूद फ्रंट लाइन सोल्जर हैं आपके, कम से कम उनको तो सेव करें। जब वो लोग अगर बीमार होना शुरू हो जाएंगे, वो लोग अपने घरों में क्वारंटाइन हो जाएंगे, तो उसके बाद जो मरीज आएंगे हॉस्पिटल में उनका इलाज कौन करेगा? तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए कम से कम डॉक्टर्स को तो हमें जो तमाम हिफाजती इकदाम इनके लिए करने चाहिए ताकि ये लोग तो महफूज रहें। दूसरा, जो हम ड्रैप की बात कर रहे थे कि ड्रैप की ये जिम्मेदारी है कि तमाम जो वेंटिलेटर्स अगर खरीदे जाने हैं तो उसके लिए फौरी इकदाम करें। आप देखें वेंटिलेटर हमारे जो हॉस्पिटल्स के अंदर ये इनकी किल्लत पैदा हो चुकी है, और पहले दिन से यही हालात हैं। जितना भी दावे किए गए कि मजीद वेंटिलेटर खरीदे गए, एक साल हो गया, कुछ वेंटिलेटर आपने खरीदे, लेकिन उसके बावजूद जितनी जरूरत थी आपकी कैपेसिटी ये नहीं है, मरीज आपके धड़ाधड़ आ रहे हैं और उसके मुताबिक आपके पास वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है। बिल्कुल, अब देखें ना, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो 7 गुना इसका जो है इस्तेमाल बढ़ गया है। बिल्कुल 7 गुना ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ने का मतलब है कि 7% जो लोग हैं वो ऐसे में मुब्तला हो चुके हैं जिन जहाँ पे उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि उन लोगों को इतनी सख्त जरूरत है। अगर हम कहीं अक्सर
हमने कोरोना के पेशेंट देखे जिनको इतनी संजीदा सूरत हाल से नहीं गुजरना पड़ा। हमने कई ऐसे लोगों को देखा जो सिर्फ हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए, ना वो बेड पे गए, ना उनको ऑक्सीजन लगानी पड़ी। लेकिन यहाँ पे तो ये मरीज तो वो है जो जिनको वो उस स्टेज के ऊपर आ गए कि उनको मसनूई सांस दी जा रही है। जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं इस लहर में इतनी शिद्दत है कि जैसे ही कोई पेशेंट हॉस्पिटल आता है उसको फौरी ऑक्सीजन पर बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता था कि पहली और दूसरी वेव के अंदर हमने देखा कि लोग जो है वो स्टेबल रहते थे, अचानक इतना जो है वो एक्सट्रीम पे नहीं जाते थे। लेकिन इस वेव के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग 1 से 2 दिन के अंदर इस एक्सट्रीम के ऊपर चले जाते हैं, या उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है या उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है। तो इसके लिए हमें हुकूमत को भी इकदाम करने चाहिए कि जो वेंटिलेटर की कमी है इसको पूरा करने के लिए आप इसके मुतबादिल चीज़ें ढूंढें। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है जहाँ जिसकी कीमतें बढ़ी हैं, अब तो होना ये चाहिए था कि अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम इसकी कीमत जो है वो कम करते कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलता। क्योंकि अब देखें लोगों का ज़्यादा बर्डन जो है वो हॉस्पिटल्स पे नहीं पड़ रहा, बिल्कुल, क्योंकि लोग अगर किसी को कोरोना का शिकार हो रहे हैं तो वो अपने आप को घरों के अंदर क्वारंटाइन कर रहे हैं। पहले आपने जो है एक्सपो सेंटर में जैसे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आपने कायम किया था, वहाँ पे लोगों की भरमार थी, PKLI में लोग शिफ्ट किए जा रहे थे, इस तरह 1-2 और जगह के ऊपर लोगों को शिफ्ट किया जाता। अब तो वो सूरत हाल नहीं है। अब तो लोगों को रिलीफ दें कि जो लोग घरों के अंदर अपना इलाज करवा रहे हैं, जैसे ये ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको 8,000 का मिल रहा है, बिल्कुल 8,000 का था, 12 का मिल रहा है, अब उसको 4,000 का मिलना चाहिए, 4,000 का मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हालात खैर हमने खबर को वाइंड अप करना है और वाइंड अप इस तरह से ही हम करेंगे कि जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको इस पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जो माफिया जिसका जहाँ पे दिल जो चाहे करता है, ये भी नहीं देखा जाता कि यार किसी की जिंदगी की हिफाजत आपने करनी है, लेकिन हालात ये हैं कि सिर्फ आपने पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने की तरफ ही आपका ध्यान है। किसी की जिंदगी जा रही है तो जाए, इस पर कोई जो है वो ध्यान नहीं दे रहा। इस चीज को जो है वो जरूर अब कंट्रोल करना है ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शुगर सट्टा माफिया केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 3 शुगर ब्रोकर जो हैं उनके FIE ने उनके बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। मार्केट में चीनी भी गायब है, वो भी सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में कि मार्केट में क्या हालात हैं और फिर ये जो बयान रिकॉर्ड किए गए हैं इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या ये जो हालात हैं ये कंट्रोल हो सकेंगे, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि शहर में चीनी की किल्लत है, चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा भी हो चुका है। ऐसे में 1000 सट्टेबाजों का रिकॉर्ड मिल गया है, ये कार्रवाई की गई है। इरफान, इसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे सिर्फ ये बता दें। ना देखें, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो एक सट्टेबाजों का ग्रुप था जो मसनूई तौर पे एक तो इसकी किल्लत पैदा कर रहा था और उसके साथ साथ इसकी रोज़ बर रोज़ कीमतें बढ़ा रहा था, इसमें एक वक्ती तौर के ऊपर कंट्रोल आएगा। वक्ती तौर पे मैं इसलिए कहूँगा कि ये शुगर मिल जो है ये आज से ये काम नहीं कर रही, ये अरसा दराज से ये चीज़ें कर रही हैं और हुकूमत को अब शायद इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना शुरू किया है। इस वजह से ये चीज़ें जो हैं ये सामने आनी शुरू हुई। अभी भी आप देखें कि जो 392 ऐसे जो अकाउंट्स जो हैं वो सामने आए जिनमें 622 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की गई चंद सालों के अंदर। 622 अरब रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसमें होता ये था कि जो मेन शुगर कंपनीज थी, जो शुगर मिल थे, उन्होंने अपना एक ब्रोकर जो फ्रंटमैन जिसको कहा जाता है उसको रखा हुआ था और अपनी 80% प्रोडक्शन जो है वो उस फ्रंटमैन को सेल की जाती थी और 20% जो है वो मार्केट में सिर्फ ये शो करने के लिए कि हम आम मार्केट के अंदर इसको बेच रहे हैं। अब 80% जिसके पास है उसने वर्चुअल उसने वो कंपनी से ली नहीं, कंपनी के पास स्टोर में पड़ी है। उसने कुछ ऐसी और कंपनी के लोगों से राब्ते किए और जो मेन उनके फ्रंटमैन थे उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे होता ये है कि जो हुकूमत के प्राइस हैं चीनी के, वो अगर जो चीनी की मिल है उसने 59 रुपीज़ जो है पर केजी के हिसाब से चीनी मार्केट में फरोख्त करने का पाबंद है। लेकिन होता ये था कि ब्रोकर जिसने 80% उठाई है उसने व्हाट्सएप के ऊपर बोलियां लगानी शुरू कर देनी और तमाम जिसकी हाईएस्ट बोली होनी, तमाम ब्रोकर जितनी भी शुगर मिल कंपनीज के उसके ब्रोकर उसके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उन तमाम ने वो चीनी जो है वो अपनी उस मेन ब्रोकर को देनी है जिसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट सबसे ज्यादा रेट लगाया। अब इस तरह ये होता था कि ये 70 से 90 रुपए मिल की कीमत बढ़ जाती थी। और मैं इसमें एक और चीज आपको बताऊं जो हैरान कुन चीज है कि JIT की एक रिपोर्ट आई थी
2020 में अप्रैल में, जिसमें ये कहा गया था कि 55 रुपये चीनी इनको मार्केट में फ़रोख्त करनी चाहिए। अगर ये 1 रुपया बढ़ाते हैं, यानी कि 55 से 56 रुपया इसको मिल की कीमत जो बढ़ाई जाती है चीनी की, तो इसका मतलब है कि 5 अरब रुपया इन मिल मालकान की जेबों में जाएगा। अब जहाँ पे 5 अरब रुपया सिर्फ 1 रुपया बढ़ने से उनकी अकाउंट में बढ़ेगा, तो इसी तरह वो जो कीमत उन्होंने 55 रुपये की देनी है वो 90 रुपये की देंगे। तो इससे अंदाज़ा करें कितना फ़ायदा ये मिल मालकान जो है वो ले रहे थे, और सारा जो इफ़ेक्ट था वो आवाम की जेबों में जा रहा था। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एक स्टडी है जिसके मुताबिक हर शहरी जो है, हर जो कारोबार करने वाला बंदा है, वो अपने ख़ानदान के अंदर जो 5% अपनी इनकम है वो सिर्फ चीनी की मद में खर्च कर रहा है। अच्छा। हर शख्स जो है, अगर आप अपनी सैलरी जो है वो घर लेके जाती हैं, उसमें से 5% आप चीनी की खरीद इस्तेमाल कर रही हैं। ये सर्वे है, और इसमें अब देखें कि हर आदमी जो है इफेक्ट किया जा रहा है। जब 5% उसकी सैलरी से सिर्फ शुगर माफिया उसकी जेबों में चला जाएगा, तो सोचें उस शुगर माफिया ने कितना अरबों रुपया कमाया। अब यहाँ पे हुआ है कि 3 ब्रोकर जो हैं, मेन ब्रोकर, उनकी जानिब से FIA को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया। उसमें ये बताया गया कि ये किस तरह ये ग्रुप काम कर रहे थे, और ये तमाम डिटेल जैसे मैंने आपको बताई ये FIA के रिकॉर्ड के ऊपर आ गई हैं। FIA ने आपको पता 3 मुकदमात अब तक जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज कर रखे हैं, उनके बेटों के खिलाफ, उनके बेटियों के खिलाफ, उनके दामाद के खिलाफ, और एक साबिक DC और राना नसीम जो थे वो उनके क्योंकि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, उनके खिलाफ भी दर्ज कर रखा है। और इनके अकाउंट में से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो चुकी थी। और राना नसीम को कल क्योंकि FIA में तलब कर रखा था, तो राना नसीम ने अपनी ज़मानत करवाई और FIA से 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर वो जवाब देंगे। अब बात यह है कि इसमें ये किरदार आप सामने आने शुरू हुए हैं, जब तक आप इन लोगों से अपने पैसे निकलवाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस हुकूमत की जानिब से ये जहांगीर तरीन के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए, लेकिन हो क्या रहा है, 1 रुपया अभी तक जो है वो बरामद नहीं हुआ। और उल्टा, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि ये सारी तहकीकात होने का कुछ फायदा आवाम को भी तो पहुंचना चाहिए ना। और मैं वही बता रहा हूँ कि उल्टा 3 अरब रुपया आपने सब्सिडी के तौर के ऊपर जहांगीर तरीन की JDW मिल को हुकूमत ने अपने हाथ से दिया, उनसे वापस लेने की बजाय हुकूमत सब्सिडी की बुनियाद के ऊपर 3 अरब रुपया उनको दे चुकी है। तो ये तो हमारी सूरत हाल है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इससे होगा क्या? इससे वक्ती तौर पे मैंने जैसे कहा कि अगर ये एक जो व्हाट्सएप के ऊपर इनके सट्टे का ग्रुप बने हुए थे, ये कुछ अरसा के लिए जो है वो मुअत्तल रहेंगे, और उसके बाद कुछ अरसे के लिए अवाम तो ये लेकिन अभी रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में ये चीनी इन लोगों ने ही बेचनी है, और ये चीनी अगर होल्ड कर लेंगे और आगे माह मुबारक है तो इस्तेमाल इसका ज्यादा हो जाता है, यानी कहीं से आवाम के लिए रिलीफ नहीं है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये फ्रॉडी इतने स्मार्ट कैसे हो सकते हैं। मुझे जो इरफान ने चीज़ें बताई हैं मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ। खबर ये है कि इमदाद के झांसे पर फ्रॉड, लाहौरियों के फिंगरप्रिंट चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया। मतलब आप अंदाजा करें कि इतने स्मार्ट ये लोग हैं कि फिंगरप्रिंट चोरी किए जा रहे हैं। इरफान, किस तरह से ये सब कुछ हो जाता है? आपने मुझे तो बता दिया, जरा हमारे लाहौरियों को भी बता दें, इनको भी मोहतात रहना चाहिए ना। देखें, आप कई इलाकों में आप देखते होंगे कि कई लोग ऐसे, एक पूरी टीम जिसमें खवातीन भी होंगी, लड़के भी होंगे, वो टीमें आपके घरों को नॉक करेंगी और आपसे कहेंगी कि माली इमदाद के लिए हम एक NGO से आए हैं, उसमें हम आपके जो है डाटा लेके जाएंगे, और उस डाटे में आपके हाथों के जो फिंगरप्रिंट हैं वो आपके सादा कागज़ के ऊपर जो है वो लगवा के चले जाएंगे, या उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन लिखी होगी वो एक अंगूठा आपका लगवा के चले जाएंगे। उसके बाद ये होगा कि यही लोग जो हैं, जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, फर्जी तौर पे वो एक NGO की तरफ से आए होंगे या कोई माली इमदाद का झांसा देंगे आपको, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट लेकर चले जाएंगे। उस फिंगरप्रिंट को जाके ये लोग स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद इन जो स्कैन शुदा फिंगरप्रिंट्स हैं, इनको सिलिकॉन की शीट या प्लास्टिक शीट के ऊपर जो है वो लगा लिया जाता है। और उसके बाद जो जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल सिम एक्टिव करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है, तो ये फिंगरप्रिंट उस मोबाइल फ़ोन जो सिम है उसको एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे आप देखें कि अगर मोबाइल फ़ोन सिम एक्टिव हो गई आपके नाम के ऊपर, तो उसके बाद ये होगा कि उस मोबाइल से फ़ोन सिम से बेनजीर इनकम सपोर्ट या एहसास प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं, इस प्रोग्राम के तहत जो इनको कॉल की जाएंगी और कहा जाएगा कि हम गरीब लोग हैं और हमें माली इमदाद की ज़रूरत है,
वो फिर माली इमदाद आने शुरू होगी और हुकूमत के जो करोड़ों रुपए उनके ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले ये अफराद थे। और जिन लोगों के फिंगरप्रिंट लिए गए, जिन लोगों के लिए माली इमदाद हुकूमत ने भेजी, उन लोगों को पता भी नहीं है कि उनके लिए माली इमदाद आ रही है और उनको जो है वो महाना हुकूमत जो है वो पैसे दे रही है। हजारों अफराद के हजारों अफराद का। और इन्होंने लाहौर, उकाड़ा और ऐसे इलाकों के अंदर ये एक बहुत बड़ा स्कैम अब जो आने वाला है, क्योंकि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं हैं। आप देखिए कि फिंगरप्रिंट के जरिए आपका तमाम डाटा जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके एटीएम कार्ड जो हैं वो उसको एक्सेस किया जा सकता है, आपके जो शनाख्ती कार्ड है उसका एक्सेस किया जा सकता है फिंगरप्रिंट से। और हम लोग सोचते थे कि फिंगरप्रिंट जो है वो काफ़ी महफूज हैं, किसी जगह के ऊपर आप कार्ड स्वैप करते हैं तो किसी जगह के ऊपर आप जो है वो चेक देते हैं तो वहाँ पे आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता था। अब फिंगरप्रिंट के ऊपर देखें उसकी चोरी होनी शुरू हो चुकी है और ये एक बड़ी जो है वो एक इरफान, ये नौसरबाज तो इतने स्मार्ट हैं, हमारे पास FIA के पास ये इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं? हमारी FIA इतनी अपडेटेड है? बिल्कुल आना, देखें इसमें जहाँ पे उसके पास इक्विपमेंट की बात है तो उसके पास ना तो ऐसा कोई इक्विपमेंट है और ना ही अगर हम कानून की बात करें तो जो FIA का पीका एक्ट जो आया था 2016 के अंदर, उसके अंदर भी कोई इतनी जो है वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई जो ठोस इकदाम कर सके। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि FIA साइबर क्राइम, जिसको पूरी दुनिया के अंदर अगर आपके एसेट समझे जाते हैं, को असासे समझे जाते हैं, तो वो आपका डाटा समझा जाता है। हमारे पास इस डाटे को सेव करने के लिए, इस डाटे को जो है महफूज बनाने के लिए जो हमारे पास साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनकी बात करें तो हमारे जो साइबर क्राइम के हेड जो लगे हुए हैं उनको साइबर क्राइम की अरे पे का नहीं पता। वो पुलिस ऑफिसर जो तफ्तीश के लिए किसी जो है वो तफ्तीश के माहिर कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन साइबर क्राइम के बारे में उनको पता ही नहीं है और उनको वहां पे साइबर क्राइम का हेड है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं, इस तरह आप अंदाजा कर सकते हैं हुकूमत की संजीदगी के साइबर क्राइम की को सिक्योरिटी को किस तरह हम उसको संजीदा ले रहे हैं और उसके ऊपर क्या इकदाम कर रहे हैं। तो फिर इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो मामूल आपको लगेंगे और ये आइंदा चंद दिनों में आप देखिएगा कि ऐसा एक ग्रोह जो है कराची में भी पकड़ा गया, ऐसा एक ग्रोह अब उकाड़ा पुलिस ने पकड़ा। ये लोग जो हैं इतने सरगर्म हो चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि FIA उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता है हुकूमत उनका कुछ नहीं करती। अब ये लोग जो पकड़े गए इनके ऊपर 420 का मुकदमा होगा, 420 का मुकदमा 2 माह बाद उनकी जमानत होगी। जितने करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए अगर लाखों रुपए दे के वो अपनी जमानतें करवा लेंगे तो वो क्या काम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ इरफान ये बता दें, इनके तो पूरे नेटवर्क होते हैं ना, पूरे गैंग होते हैं। आपने 1-2 लोगों को पकड़ भी लिया, क्या फायदा है इन चीज़ों का, ये जो वक्ती कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? देखें, वक्ती कार्रवाई इससे ये होगा कि अब शायद हम जब इसको खबर को ऑन एयर कर रहे हैं तो उसके बाद हुक्काम बाला जो हैं इसके ऊपर संजीदगी से सोचे कि इन लोगों को रोकने के लिए हमने कुछ करना है। ये चीजें जो हैं ये पहली बार सामने आनी शुरू हुई हैं। इससे पहले जो है इस तरह के स्कैम सामने मैंने कभी नहीं सुनी, आपने कभी ऐसे स्कैम नहीं सुने होंगे कि आपके फिंगरप्रिंट चोरी कर लिए जाए, आपकी जो है मोबाइल चोरी तो हो सकता है, आपका पर्स चोरी हो सकता है, गाड़ी चोरी हो सकती है, लेकिन कभी आप ये नहीं सोचेंगे। आप मेरे साथ ये बातें ना करें प्लीज, खबर को वाइंड अप कर देते। थैंक यू सो मच इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे। अब किसी सूरत भी मैं तो ये कहूँगी कि एहतियात अपनी जो है वो खुद बरतनी चाहिए। हालात जो है वो कभी भी आपकी फेवर में नहीं होते हैं, एहतियात के साथ आप रहिए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं बाज़ गश्त। आप सुन रहे हैं कि शहर में शुगर माफिया सरगर्म है और इसके साथ साथ हड़ताल का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब लोग शिकायतें ये कर रहे हैं कि चीनी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है, बहुत जगहों पर चीनी की किल्लत का भी सामना है। दूसरी तरफ हालात ये भी हैं कि गंदम का कोटा कम होने से फ्लोर मिल्स ने ओपन मार्केट में आटे की फराहमी कम कर दी है। गुलबर्ग, गड़ी शाहू, शुमाली लाहौर समेत मुतादिद इलाकों में आटे की भी शदीद किल्लत है। अब ये बेसिक नीड है आटा और चीनी, जिसका इस्तेमाल हर अमीर गरीब ने करना है। अब ये बेसिक चीज़ें ही आवाम की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं और एक वो जो कहते हैं गुमगू परेशानी की सूरत हाल जो है वो पैदा होती जा रही है। आगे माह मुबारक की आमद है, अगर अभी से ये हालात है तो आगे चल के क्या चीज़ें महंगी मिलेंगी, क्या बिल्कुल नहीं मिलेंगी, मार्केट की सूरत हाल क्या है, और ये जो चीनी की किल्लत, आटे की किल्लत, आटे का बहरान है, इसके पसे पर्दा असल में मुहर्रिकात क्या हैं, ये हम जानते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शहजाद खान अब्दाली इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, क्या हाल चाल है?
जी वालेकुम सलाम। शहजाद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, मार्केट में चीनी और आटा अवेलेबल है? फिर मैं आपसे जानूंगी कि इसकी वजूहात क्या हैं। मुझे ये बताइएगा, जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, क्या चीनी और आटे की फराहमी की जा रही है उन्हें? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी और आटे का बहरान जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। पहले आटे के हवाले से बात कर लेते हैं। आटे के बहरान की बड़ी वजह यह है कि इस वक्त मिलों को जो गंदम मिल रही है वो 1300 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम दी जा रही है, और इसी माह यानी अप्रैल के आखिर में गंदम की नई फसल आने पर इसकी कीमत 1800 रुपये फ़ी मन तक जाने की तवक्को है। हुकूमत की जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि गंदम की नई इमदादी कीमत 1800 रुपये फ़ी मन होगी। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि मिलें जो है दानिस्ता तौर पर सप्लाई कम दे रही हैं, ताकि जब कीमत गंदम की बढ़े तो तब आटे का रेट बढ़ाकर ओपन मार्केट में डिमांड के मुताबिक जो है सप्लाई दी जाए। ये तो कहानी है फ्लोर मिलों की, जो दानिस्ता तौर पर मार्केट के अंदर आटे की शॉर्टेज जो है वो पैदा कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त शहर के तमाम शादी हॉल जो हैं वो बंद पड़े हैं, शहर के रेस्टोरेंट्स बंद पड़े हैं। तो फिर कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि शहर में किसी किस्म की कोई आटे की किसी किस्म की कोई आटे की किल्लत हो, क्योंकि जो बड़े यूज़र्स हैं वो तो बंद पड़े हैं। तो शहर में तो आटा वाफर मिकदार में होना चाहिए था। इसलिए कहा यह जा रहा है कि मिलें जो हैं वो दानिस्ता तौर पर सप्लाई रोक रही है, ताकि गंदम की कीमत बढ़े और फी मन आटे पर। शहजाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने बताया कि इस तरह से मसनूई किल्लत जो है आटे की पैदा की जा रही है, इस पे कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं है कि इस तरह से माफिया सरगर्म है? इंतजार किया जा रहा है कि 1800 जब उसका रेट पहुंच जाएगा तब वो जाके मार्केट में आटा पहुंचाए। इस पर कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और ये महकमा फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस हवाले से मेरी मुतअद्दिद मरतबा महकमा फूड के अफसरान से भी बात हुई, तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि वो मुतहरक किरदार अदा कर रहे हैं, और मिलों से रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर की जो मिलें हैं, फ्लोर मिलें, उनको 5500 टन गंदम रोज़ाना के हिसाब से दी जा रही है, और उनसे 1,92,000 थैले लाहौर के लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर 1,92,000 थैले इन फ्लोर मिलों से लिए जा रहे हैं तो फिर आकर वो कहाँ जा रहे हैं? इस स्टोर में जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी हमारी निशानदेही पर आटा पहुँचाया गया, और इसके अतराफ कुछ स्टोर्स और भी हैं, उनके पास भी आटा मौजूद नहीं है। और इसी हवाले से मैंने समनाबाद, इचरा, मजांग और इससे मुल्क का दीगर इलाकों में, गुलशन रावी, इसके साथ साथ शुमाली लाहौर में, ताजपुरा स्कीम में मुख्तलिफ इलाकों के हम विज़िट कर रहे हैं ताकि सूरत हाल से आगाह कर सकें। तो मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी आटे का बहरान अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है, और जो किराना फरोश हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के मालिकान शहजाद, हैं, आप तो रोजाना की बुनियाद पर हमें आगाह कर रहे हैं कि आटे का बहरान, और मैं तो इसको कहूँगी कि मसनूई बहरान जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे ये बताइएगा, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मार्केट में आके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग या महकमा खुराक के लोग, जिनका काम है चेक एंड बैलेंस रखना, क्या उनमें से कभी कोई नजर नहीं आया कि वो आके इस सूरत हाल को देखे? बिल्कुल, इस हवाले से टेलीफोनिकली उनसे बात हुई है, और उस हवाले से महकमा फूड के लोग ये कह रहे हैं कि 1,92,000 थैले हम ले रहे हैं, हमें दे रहे हैं। लेकिन जो महकमा फूड जो है उनके लोग ट्रक्स लेके मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जा रहे हैं। महकमा फूड का बुनियादी जो काम है वो पूरी चेन को कंट्रोल करना है, कि यानी कि अगर वो गंदम दे रहे हैं तो मिलों से निकलने वाला जो आटा है फिर वो किसके पास जा रहा है? अगर मार्केट के अंदर बहरान है तो वो पूरी चेन को अगर सख्ती से मॉनिटर करे तो तब मामला दुरुस्त हो सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा है। खैर, अभी जो चीनी के सूरत हाल है, हड़ताल मुसलसल शुगर डीलर्स की जारी है। मार्केट में चीनी के हवाले से सूरत हाल बताइएगा, चीनी अवेलेबल है, किस कीमत पर है, सारिफीन का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, चीनी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो जब से हुकूमत ने FIA के ज़रिए शुगर माफिया पर हाथ डाला है, तो तब से लेके अब तक शुगर डीलर्स की हड़ताल जो है वो जारी है। शहर में शुगर की तिजारत का जो मरकज़ है वो बदस्तूर बंद है, और बहुत सारे जो डीलर्स हैं वो गिरफ़्तार हैं, और कुछ जो है वो रूपोश हो चुके हैं। इस वक्त शहर में चीनी की सूरत हाल ये है कि इसका बेड़ा कमिश्नर लाहौर ने अगरचे उठाया, और अकबरी मंडी और शहर के दीगर इलाकों में जो बड़े होल सेलर हैं उनको तकरीबन मजमूई तौर पर अभी तक
500 के करीब 50 किलो के थैले दिए गए हैं, लेकिन रोज़ाना की जो शहर में चीनी की खपत है वो 24,000 थैले हैं, यानी 50 किलोग्राम के 24,000 थैले रोज़ाना की बुनियाद पे। अगर 10 दिन की कैलकुलेशन आप निकालें तो 2,40,000 थैले बनते हैं। तो इस हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि अगर 12,000 थैले मार्केट के अंदर दिए भी गए हैं होलसेल मार्केट के अंदर, तो वो शहरियों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की किल्लत जो है वो बदस्तूर जारी है। कुछ इलाकों में जो ज़िले इंतज़ामिया और कमिश्नर की जानब से सप्लाई दी गई है उसके बायस बेहतरी भी आई है, लेकिन अब भी शहर के ज़्यादातर इलाकों में चीनी का बहरान पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। जिस तरह मैंने जिक्र किया पहले भी कि समनाबाद, गुलशन रावी, बंद रोड, मुल्तान रोड, ठोकर न्याज बेग, इन इलाकों का भी विज़िट मैंने किया है। इन इलाकों में जो किराना फरोश हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स मालकान हैं, वो ये कहते हैं कि चीनी का स्टॉक हमारे पास सिरे से मौजूद ही नहीं है और तमाम तर सूरत हाल का फ़ायदा माफिया फिर उठा रहा है। जो माफिया वो फिर सरगर्म है और चीनी किराना स्टोरों पे और डिपार्टमेंट पे महंगे दामों बेची जा रही है, जिसके बायस ठीक है शहजाद, थैंक यू सो मच। आपने सारे मार्केट के हालात हमें बता दिए। अब इस पे रीजंस क्या हैं, क्या वजूहात बताई जा रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये भी हम बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आप नाज़िन आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे। मार्केट की सूरत हाल उन्होंने बताई। अब असल में रियलिटी क्या है और इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, सजेशन भी मांगने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ में आपके साथ कराती चलूँ जी। सदर मरकज़ी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर और मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं, हाफिज़ आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब बताइएगा, जो मार्केट की सिचुएशन है, आप क्या इसकी वजूहात समझते हैं? एक तो जो मसनूई महंगाई और मसनूई किल्लत जिसको कहते हैं वो आटे पे अभी चल रही है, जो हालात हैं, यानी आप ये मानते हैं मसनूई है? बिल्कुल 100% मसनूई है। ये अपनी बनाई उसकी मसनूई किल्लत है, हालांकि ऐसा नहीं है नहीं, क्योंकि अभी हमारी गंदम आ रही 4-5 दिन बाद नई गंदम आ जानी है। उसका रेट इशू है उसमें, क्योंकि 1800 रुपये जो रेट है पहले इनको मिल रही है 1475 रुपये में। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन का भी अगर कोटा बच जाए तो वो लाखों रुपए का होता है। सिर्फ इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस दानिश अफजाल साहब ने थोड़ा सा सख्त किया है, उस वजह से ये ख़राबी आ रही। और दूसरा एक और वजह से है, जो डिमांड में आ गई है, इजाफा हुआ है ना, वो जो अतिया वगैरह करने वाले लोग हैं वो आ गए हैं बाज़ार में ज़्यादा। अगर वो मांगते हैं तो इनके पास तो कोटा जितना है वो उतना ही दे रहे हैं। और जब मैं दानिश अफजाल साहब से जाके बात की कि ऐसा हो रहा है कि पूरे शहर में ऐसी आवाज़ आ रही है कि आटे की किल्लत शुरू हो गई है, फिर वो उन्होंने बताया कि जो अतिया देने वाले आटे वाले लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि 1500 बैग चाहिए तो वो 3000 बैग गवर्नमेंट के खाते में डाल दिए जाते हैं। अगर किसी को चाहिए हमें कॉल करे, जहाँ चाहिए, जितना चाहिए, जब चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। ये शकील भट्टी साहब से मेरी बात हुई, अभी कल मेरी बात हुई थी कि ये चीज़ें आ रही हैं। अगर अच्छा, आप तो इस ये किल्लत को कह रहे हैं कि अच्छा आप देने को तैयार हैं, लेकिन मार्केट में वो जो एक बेचैनी की सी सिचुएशन है, हर तरफ यही बाज़गश्त है कि जी आटा नहीं मिल रहा, आटा नायाब हो गया है, इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल एक तो ये होता है कि जो पहले बड़ी मिलें हैं उनके पास आटा है, वो माल पूरा दे रही हैं जितना है। और जो छोटी मिलें ना, हालांकि ये मुस्बत बात है कि वो जो जिनका 20% सेल नहीं होता था, अब उनका 100% सेल हो रहा है। कुछ किसी जगह पे ऐसी डिमांड है कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे फलां मिल का ही मिले, फलां मिल का माल अगर कोटा वो पूरा हो गया तो हमें दूसरी मिल का मिल रहा माल। मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरा कस्टमर अगर ख़राब होता है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जो पहले मैं मिल से ले रहा हूँ वही मैं लूँ। वो वजह से खराबी आ रही है। अदरवाइज आटा जिसको जितना चाहिए वो मिल रहा है। सही, वो आटे की कोई किल्लत नहीं है, रेट का कोई इशू नहीं है। आपके सामने भी शहजाद बता रहे थे कि मसला है, किसी जगह पे ऐसा है, मुख्तलिफ किसी जगह इलाकों पे में ये है मसला है। जी, कुछ जगह पे ऐसा है कि डीलर का इशू है, जिनको माल जितना चाहिए वो उतना मिल रहा सही। है। अगर मुझे जितना शॉप पे माल इससे पहले आ रहा था मुझे उतना ही आ रहा है। सही। अगर कोई मेरे पास कस्टमर आता है, जैसे मेरे पास कस्टमर था नासिर सही साहब से, उन्होंने 1500 बैग देना था, तय करना था, तो वो 1500 बैग अगर मैं अपनी मेल से मांगूंगा तो नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि उनका कोटा पूरा है, उनका हिसाब किताब पूरा है। जब मैंने दानिश अफजाल साहब से जाके कहा तो उन्होंने शकील भट्टी साहब से मुझे मुलाकात करवाई, तो शकील भट्टी साहब ने कहा कि लाहौर में जितना माल चाहिए, जितना जिसको भी अतिया करने के लिए वो हमारे साथ रब्ता करें, हम उनको उतना ही माल देंगे। वो 1500 बैग उन्होंने लिख ली है। वो उन्होंने कहा कि मुझे एड्रेस दे जहाँ इसको भिजवाना है, मैं भिजवा दूंगा। वो चीज़ें ऐसी है नहीं, सिर्फ 1-2 दिन का मसला है। सिर्फ
अपने तौर पे एक मोनोपोली की वजह से ये खराबी आ रही है। आवाम को आटा मिल रहा है, ये ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक दुकान से नहीं मिलता तो दूसरी दुकान से मिल जाता है उसको आटा। आटे की शॉर्टेज नहीं है, रेट का इशू नहीं है, पूरे लाहौर में ऐसा है नहीं। कुछ जगह पे अगर कोई कमी अच्छा, आ रही है अब तो हमें वो तो डीलर की वजह शहजाद से आ रही है। मार्केट में जाके लोग जो खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं उनको एक दुकान से जब दूसरी दुकान पे जाना पड़ा है, शुमाली लाहौर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, तो फिर ये दावा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता ना कि शहर में ऐसा नहीं है। अगर मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं तो ये इशू है। अब इस पे चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? मेरा स्टोर भी शुमाली लाहौर में है, मुझे भी इन चीज़ों का पता है। मैंने पहले भी कहा कि कुछ डीलर के पास ऐसा इशू आ रहा है, कुछ डीलर के पास ये इशू आ रहा है कि वो क्रेडिट पे नहीं दे रही मिले। अगर वो क्रेडिट पे नहीं दे रही तो इनके पास 2 दिन या 3 दिन आटा नहीं आता, उसकी वजह से भी कमी है महसूस हो रही है। और ये होता है कि दूसरे डीलर के साथ इतनी जल्दी रब्ता नहीं होता, अगर 1 दिन या 2 दिन लग जाता है तो राब्ता हो जाता है, आटा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अब जो शुगर डीलर्स की जानिब से हड़ताल की गई है, इसकी तरफ में आना कोई हड़ताल नहीं है, ये गलत बात है। जो बंदे पकड़े गए हैं उनके ऊपर बैन है, वो चीनी मंगवा नहीं सकते। तो आप उस चीज को ये कह रहे हैं कि हमने हड़ताल की हुई है, हड़ताल नहीं की हुई। ओपन डीसी ऑफिस से आप जाकर रजिस्टर्ड करवाएं, बहुत आसान कर दिए इस दफा काम। आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं, आप फॉर्म फिल करें, आपका NTN नंबर चाहिए, ID कार्ड चाहिए, चेक चाहिए, आप डायरेक्ट मिलों से ले सकते हैं। पहले दिन ऐसा हुआ था कि लोगों को ये पता नहीं था कि हमने करना क्या है, चीनी मिलेगी कहाँ से। जैसे आप कह सकते हैं कि पहले इन्होंने कहा कि प्लान बी नहीं था हमारे पास। जब डी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर प्लान बी हम ओपन कर देते कि आप चीनी इनसे ले लेते हैं, आप दूसरे से ले सकते हैं, तो फिर ये था कि जो हमने इनके ऊपर हाथ डाला ना वो लीक हो जाना था। ये अदालतों के पास भी जा सकते थे, एक दूसरे को बता भी सकते थे, किसी को कोई पता नहीं चला कि इन्होंने 22 मार्च को इनके ऊपर इतना मजबूत हाथ डाला। अब जाके ऐसा हुआ कि 2 दिन या 3 दिन चीनी नहीं आई, बिल्कुल लाहौर में चीनी नहीं, हमारे पास 4 दिन का स्टॉक था। उसके बाद ये हो गया कि अब जिधर स्टॉक नहीं था वहां पे तो चीनी की किल्लत हुई, वहां पे तो लोगों को परेशानी हुई। लेकिन देखो उसमें जो अगर गवर्नमेंट ने वो हाथ डाला वो बहुत बड़ा काम था। चीनी का रेट 110 तक भी गया। अब मिलने खुद डायरेक्ट भी शहजाद बता रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में 110 और 105 रुपए में चीनी मिल रही है। मैं यही बता रहा हूँ ना कि स्टार्ट पे चीनी 5500 का बैग चला गया, वो बहुत ज्यादा फर्क था उसका। और उसके बाद 5200 का आ गया, अब 5000 का, अब 4800 का बैग है चीनी का और हर एरिया में मिल रहा है। सही। अब थोड़ा सा रेट का इशू रह गया, मुझे नहीं लगता ये कल या परसों तक रेट यही अच्छा आगे अब रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और अगर चीनी की कीमत आप क्या समझते हैं, कम होनी चाहिए या कम किस तरह से की जा सकती है? फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मुख्तलिफ इलाकों में आपको मुख्तलिफ रेट मिल रहे हैं। आप प्राइस कंट्रोल कमेटी के भी मेंबर हैं, इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जानी, पॉलिसीज होती हैं। ये इतना आसान नहीं है जिस तरह से आप कह रहे हैं। यहाँ पर माफिया के नाम पर नहीं है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आसान ये है कि आप पॉलिसीज बनाएं, कोई तरीकाकार करें, कोई मैकेनिज्म बनाए, ये सारी चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन कौन बनाए? कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है, कोई बंदा इसको ठीक करना नहीं चाह रहा, ना सियासी तौर पे ना इंतजामी तौर पे। अगर ये इसको ठीक कर लेते, प्लान बी 100% होना चाहिए था कि चीनी शॉर्टेज क्यों हुई। यही चीनी थी जो 72 रुपए में हर एक पास मुयसर थी और उसके पास आस्ता आस्ता तेज होगी। हमारा गन्ना नहीं महंगा हुआ से, जो रेट सरकारी रेट है, हमारी गैस नहीं महंगी, हमारी बिजली नहीं महंगी हुई। तो ये माफिया था, माफिया को हाथ डाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ऐसा ना हो, मुझे ज्यादा चांस लग रहा है कि गवर्नमेंट घुटने टेक दे, क्योंकि इनके पास पॉलिसीज है ही नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। कि अगर मैकेनिज्म नहीं है तो जो माफिया है, वो आटा माफिया हो, चीनी माफिया हो या दालों के ऊपर हो, उनका कंट्रोल होता है, 100% उनका कंट्रोल होता है। वो चाहें तो ये मसनूई किल्लत कर सकते हैं, मसनूई रेट बढ़ा सकते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारी जगहों पर ये भी शिकायत आती है कि अगर चीनी कम कीमत में मिल रही है तो वो चीनी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं कि अगर आप सस्ती चीनी बेच रहे हैं तो आपकी चीनी की क्वालिटी इतनी ख़राब है, उसमें मिठास भी नहीं है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब इन चीज़ों को किसने इंश्योर नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं है, 100% ऐसा नहीं है। हमारे पास जो बाहर से चीनी आई थी, बारीक चीनी, वो ख़त्म हो चुकी है, वो बाजार में नहीं है। इससे पहले बाजार में थी वो बारीक चीनी, जिसकी ये शिकायत थी कि तो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो शुरू से मोटी चीनी आती है, जो पाकिस्तानी चीनी है या हमसाया मुल्क में उनकी मोटी चीनी है। और जो बारीक चीनी इन्होंने मंगवाई थी, उसमें भी ये खराबी ये थी कि 1 मंथ का गैप था
एक मंथ के गैप को इतना हाईलाइट कर दिया गया कि आपके वो 1 महीने के गैप को 2 महीने का गैप कर दिया। अगर मेरे पास 100 बैग है तो मैंने भी रोक लिया। मुझे ये पता चल गया कि 1 महीने का गैप है, लिहाजा उस गैप को बढ़ाने के लिए अपने नफे को बढ़ाने के लिए ये सब किया वही किया गया कि वो इंतहाई मुश्किल होगी। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आसिम रजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी, खैरियत से, आप ठीक हैं जी? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइएगा, ये जो मार्केट में आटे का बहरान है, मसनूई बहरान है या फिर माफिया ये खुद कर रहा है, आप क्या वजूहात इसकी समझते हैं? क्यों मार्केट में लोगों को शिकायत आ रही है कि आटे की किल्लत है? देखें, अगर मैं लाहौर की बात करूं तो पिछले साल 2,35,000 के करीब थैले डेली बेसिस पे हमें गंदम दी जा रही थी, जो हम लाहौर में सप्लाई कर रहे थे। इस दफा 1,92,000 थैले की गंदम दी जा रही है। अच्छा, एक पहली बात। दूसरी ये है कि जनूबी पंजाब में पिछले साल 20 अप्रैल तक गंदम दी जा रही थी, इस दफा उसको कट लगा दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ हीले बहाने करके तो गंदम को रोका जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस टाइम पे ऐसा टाइम नहीं है कि हुकूमत आसिम साहब ये कहिएगा, आप खुद फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ हीले बहाने करके रोका जा रहा है, कौन रोक रहा है? किसने इनसे पूछना है? क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? देखिए, हमसे जी बिल्कुल आपने जो बात कही है कि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, मैं समझता हूँ कि ऊपर फिगर लो दी जाती हैं, प्रैक्टिकली काम ग्राउंड पे कुछ और किया जाता है। अभी हाफिज साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि जी मिलने वाले एंट्री करते हैं। हाफिज साहब से पूछे ये कहाँ से ले रहे हैं आटा और कौन इनको नहीं दे रहा, एक बात। सेकंड बात यह है कि जो आटा दिया जा रहा है, पिछले साल 2,35,000 थैले की गंदम दी जाती थी, इस दफा 1,92,000 की जा रही है, तो उतना ही आटा मार्केट में जाएगा ना। सही, तो वो उसको फ्लोर मिल तो अपने पास से नहीं दे सकती, हमसे तो डेली बेसिस पे पोर्टल पे भी लिया जाता है, उसकी वेरिफिकेशन भी जाती है। क्या इनकी दुकानों पे जाके से वो चेक नहीं करते इनको? सही, एक एक एंट्री को यस और नो किया जाता है। लिहाजा हुकूमत किसी अपना मलबा किसी और के सर पे डाले या किसी को माफिया कहे, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। या किसी को ठीक है आसिम रजा साहब, वक्त कम है, हम गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने ये चीज़ें जानने की कोशिश की है कि आखिर वजह क्या है, ये जो मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। तो इस तमाम तर गुफ्तगू का जो एक मकसद था वो यही था कि हमें इस किल्लत को भी दूर किया जाए, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कम अज़ कम चेक एंड बैलेंस रखे और आवाम की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। हाफिज़ आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, आज है जी 2 अप्रैल और वर्ल्ड ऑटिज़म डे आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद क्या है? ऑटिज़म है क्या? इस तरह के मरीज़ों का इलाज मुआलजा मुमकिन है? अगर है तो किस तरह से मुमकिन है? आज के शो में हम स्पेशली इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये वो बीमारी है जो कि तमाम उम्र रहती है माजूरी, और इसके साथ साथ पैदाइश के थोड़े ही वक्त बाद ये शुरू हो जाती है। ऑटिज़म बच्चों के सीखने की सलाहियत और उनके दूसरों से ताल्लुकात पर असर अंदाज भी होती है। तो आज के शो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आया ऑटिज़म है क्या और इससे महफूज कैसे रहा जा सकता है, इसका तरीका इलाज क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद हैं। तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी, डायरेक्टर ऑफ ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर लाहौर है सैयदा महविश साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज का दिन मनाना कितना ज़रूरी है? आज का दिन मनाना हमारे माशरे में इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इन बच्चों के हवाले से आगाही को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें, लोग जान सकें कि ऑटिज़म क्या है, लोग इन्हें जहनी माजूर समझकर बिल्कुल माशरे से कितना ताल्लुक़ ना कर दें। इन बच्चों के लिए हमें आगाही को भी लाना है और एक्सेप्टेंस को भी लाना है। ये बच्चे माशरे का एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं कि ये कुछ कर नहीं सकते। ऑटिज़म के बारे में लोगों की जो राय है वो ये है कि शायद ये बच्चे कभी कुछ नहीं कर सकेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं, बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा, नॉर्मल बच्चों से किस तरह से डिफरेंट होते हैं ऑटिज़म का शिकार बच्चे?
ऑटिज़म के शिकार बच्चों का जो सबसे मेन जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि इनके सोशल कम्युनिकेशन चैलेंजेस फेस करते हैं। लाइक इनके लिए सोशल इंटरेक्ट करना प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बात नहीं कर पाते। अगर बात कर पाते हैं तो सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत बात कर पाते हैं। ये आंखों में डालकर, जिस तरह हम लोग बात कर सकते हैं, आम बच्चे जिस तरह से बात कर सकते हैं, इनके लिए दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करने में प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। इसके अलावा ये इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ये इनिशिएट नहीं कर पाते, ग्रीटिंग्स को खुद से इनिशिएट नहीं कर पाते। आपने अगर बुलाया तो उन्होंने आपको रिस्पांस दे दिया, अदरवाइज़ ये समटाइम रिस्पांस नहीं दे पाते। ऑटिज़म के साथ बच्चे अपनी ही एक दुनिया में महजूज रहते हैं। उनका हमारी दुनिया को महसूस करने का तरीका मुख्तलिफ है। वो उस तरीके से हमारी दुनिया को महसूस नहीं कर पाते, उस तरीके से देख नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। उनका तरीक़ेकार हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, तो फिर सीखने, समझने, सोचने की सलाहियत भी क्या नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ है इनकी? बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका दुनिया को देखने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऑटिज़म में एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। अच्छा, हर ऑटिज़म का बच्चा डिफरेंट प्रॉब्लम बिहेवियर्स प्रेजेंट करता है। लाइक इनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। रेपिटेटिव बिहेवियर्स में कुछ भी हो सकता है, और बॉडी मूवमेंट्स हो सकती हैं। लाइक बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, कोई बच्चे टो वॉकिंग करते हैं, कुछ बच्चे जंपिंग करते हैं, कुछ बच्चे रॉकिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे किसी टॉयज़ के साथ स्पेसिफिक एंगल्स में उन टॉयज़ को देख रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं, किसी कॉर्नर पे बैठकर अपने ही उस स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ऑटिज़म एक डिफरेंट वर्ड है, इनकी एक अपनी दुनिया है। हमें उनकी दुनिया में एंटर होना पड़ता है, उनको समझने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको इस दुनिया से बावर करवाने के लिए। सही। अच्छा, ये तो आपने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी। मुझे अब ये बताइएगा, क्या ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग कर देने चाहिए? क्या उनमें रह कर भी आप इनकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं? पेरेंट्स के लिए कोई टिप्स आप देना चाहें, किस तरह के बच्चों को किस तरह से डील करना चाहिए? क्या इनके लिए कोई स्पेशल स्कूल वगैरह होने चाहिए? इनके लिए स्पेशल स्कूल्स हैं। ऑटिज़म के लिए हमें टीम और प्रोफेशनल्स की नीड होती है। ठीक है। एक टीम, एक पर्सन का काम नहीं है ऑटिज़म को डील करना। इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। सारी टीम प्रोफेशनल्स मिलकर इसके साथ काम करते हैं। मैं ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर लाहौर में काम कर रही हूँ पिछले 5-6 सालों से। हम लोगों ने 2015 में ये इदारा इस्टेब्लिश किया, इस सोच के साथ कि हम वो सारी फैसिलिटीज़ इन्हें प्रोवाइड कर सकें जो ऑटिज़म के एक बच्चे को जिसकी नीड होती है। ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर की बुनियाद 2015 में डॉक्टर अहमद फराज भट्टी जो प्लास्टिक सर्जन है उन्होंने रखी। उनका अपना बच्चा ऑटिज़म के साथ अफेक्टेड है। वो इस मोटिवेशन के साथ पाकिस्तान आए कि इन सब बच्चों को जो पाकिस्तान में हैं उन्हें वो इंटरनेशनल लेवल की वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें जिनकी इनको नीड है। जैसे कि इसमें ABA थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर मैनेजमेंट जो बच्चों की करते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, क्योंकि ऑटिज़म के साथ बच्चों में बज़ाहिर बच्चे आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन उनके फाइन मोटर स्किल्स, उनके मसल टोन्स वीक होती हैं। उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमें हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा इनके सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से भी ये गुजर रहे होते हैं, जिसमें बच्चे उन सेंसेस को फील नहीं कर पाते जैसा कि हम कर रहे हैं। अगर एक आम रोशनी हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए हो सकता है ये रोशनी बहुत शार्प हो। वो चीज़ों को इस तरह से महसूस नहीं कर पाते। कुछ बच्चे बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी बहुत किसी चीज़ को महसूस करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा नीड होती है टेक्सचर की, या किसी चीज़ को वो फील ही नहीं कर पाते। तो उनके इन चीज़ों पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। ये डिफरेंट बिहेवियर हैं। आपको बच्चे पर तो बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग रखनी पड़ती होगी उसके बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला महविश आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे कि क्या इन बच्चों का इलाज कभी मुमकिन नहीं है, किस तरह से इलाज किया जा सकता है, क्या ये बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सैयदा महविश साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महविश, मुझे ये बताइएगा, ऑटिज़म की क्या कोई वजूहात भी हैं? ऑटिज़म की वजूहात अभी तक इस पर रिसर्चेस चल रही हैं, लेकिन इसकी कोई भी स्पेसिफिक क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है? जेनेटिक हो सकता है, मे बी ये जेनेटिक कॉज हो सकती है, बट वी आर नॉट श्योर स्टिल, क्योंकि इस पर रिसर्चेस चल रही हैं कि ऑटिज़म के रीज़न क्या है, कॉज क्या है। ठीक है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न कि इस वजह से आपको ऑटिज़म हो सकता है, आपका बच्चा इसका शिकार हो सकता है। मुझे ये बताइएगा, इसका इलाज क्या है और क्या ज़िंदगी भर इस बच्चे का इलाज चलता रहता है, कभी बच्चा नॉर्मल नहीं होता?
नॉर्मल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि ऑटिज़म इज़ नॉट अ डिज़ीज़। ऑटिज़म क्योरेबल नहीं है बट मैनेजेबल है। ऑटिज़म के साथ बच्चे नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन सकते हैं। आपने मुझे जिस तरह डिफरेंट थेरेपीज अभी ब्रेक में बताई कि इस तरह से बच्चों के सेशन होते हैं, बेहतरी कितनी आ जाती है, कितना बच्चा नॉर्मल रिएक्ट करने लग जाता है? बहुत हद तक डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि ऑटिज़म में एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। ठीक है। तो डिपेंड कर रहा होता है, सिवियर सिम्टम्स के साथ भी होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स के साथ भी होते हैं, लेकिन बच्चे सिवियरिटी से मिनिमल सिम्टम्स ऑफ ऑटिज़म के साथ फॉल करना शुरू कर देते हैं आफ्टर थेरेपीज। थेरेपीज बिल्कुल इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन उसमें हमें टीम ऑफ प्रोफेशनल्स की नीड होती है ऑटिज़म को डील करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ABA थेरेपिस्ट हैं जो कि यूजुअली साइकोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन ABA सर्टिफाइड थेरेपिस्ट कैन डील विद ऑटिज़म। ABA जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है फॉर ऑटिज़म, जिसमें बच्चों की बिहेवियर मैनेजमेंट की जाती है, बच्चों की अटेंडिंग स्किल्स पर काम किया जाता है, इमिटेशन स्किल्स उनको सिखाई जाती हैं, सोशल स्किल्स पर काम किया जाता है। हम लोग डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे पीयर इंटरेक्शन लर्न कर सकें, बच्चे ऑब्जर्व कर सकें, इन्वायरमेंट में अलर्ट हो सकें। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकते, बहुत से बच्चे माशाल्लाह हमारे अब मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जा रहे हैं और वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, अपने होमवर्क्स करते हैं और वो सारे काम कर सकते हैं। बिकॉज ऑटिज़म में बहुत से बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, इवन एज कम्पेयर टू अ न्यूरोटिपिकल किड। ऑटिज़म में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जबरदस्त। हमें ज़रूरत है उनकी उन स्किल्स को की, उन छुपी हुई सलाहियतों को और मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं, स्किल्स को निखारा भी तभी जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी तमाम बातों से मैंने एक रिजल्ट निकाला है कि इस तरह के बच्चों को अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप बच्चों की स्किल्स भी बाहर निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।